इंटर क्वार्टाइल रेंज है, सिंपल इंटर क्वार्टाइल रेंज हो, सेमी उसका हाफ है। इस इंटर क्वार्टाइल रेंज सिंपल हो तो इसका मतलब ये है कि रेंज जब भी है, जो भी इसमें क्वार्टाइल की बात करें तो क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाईएस्ट जो होगा, हाईएस्ट माइनस अगर हम कहें तो क्यू थ्री माइनस क्यू1 होगा, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट नंबर होता है, एक रेशो है ये। तो उस हवाले से हम मतलब फिर उसकी प्रोडिक्शन करते हैं, देख के कि भाई किस वो क्या नंबर जो है वो फॉल किस क्या उसका आंसर आया है, उस हवाले से हम उसको जज करते हैं, देखते हैं कि वो वैल्यूज किस रेंज में फॉल कर रही हैं। स्टैंडर्ड एरर ये हम देखेंगे क्या है। तो बारी बारी हम मूव करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन इन जनरल हम बात करें तो डेविएशन वर्ड मींस डेविएशन। डेविएशन क्या है कि डेविएट करना, अपनी जो ओरिजिनल जो पाथ है उससे, ओरिजिनल पाथ से लेफ़्ट या राइट या इधर उधर होना, उसे डेविएट कर देना। जैसे हम लाइट रे की बात करते हैं तो लाइट रे जो है वो जब किसी चीज़ को टकराती है तो वहाँ से डेविएशन उसकी होती है वो, या किसी मीडियम को चेंज करती है तब इसमें डेविएशन आती है। तो इस स्टैंडर्ड डेविएशन हम यहाँ पे स्टैंडर्ड हमारे पास जो होगा, स्टैंडर्ड विल बी मीन, वो हमारे पास मीन होगा। तो मीन से हमने देखना होगा कि कोई भी वैल्यू जो है डाटा सेट, और फिर तादाद किसकी हम चेक किसको कर रहे हैं, डाटास को, जो डाटा वैल्यूज़ हैं उनको चेक कर रहे हैं, डाटा वैल्यूज़ को चेक कर रहे होंगे। अब चेक हमने क्या करना है कि वो डेविएशन यानी वो अपने मीन से, जो भी मीन का बनता है उससे वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है, कितना डेविएट कर रहे हैं उससे। अगर हम इसका मीन फाइंड करें 1 2 3 4 5 और ये 6 है, तो इसका मीन फाइंड करें तो हमारे पास ये क्या आएगा। अगर हम इस सबको ऐड करें तो ये है 6 है, 6 टाइम्स अगर हम 42 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 6 करें तो ये इसका आंसर फिर हमारे पास 7 ही आएगा। सबको हम ऐड करें तो इसका मीन हमारे पास क्या आएगा, एक्स बार हमारे पास वो 7 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितनी भी वैल्यूज़ इसमें मौजूद हैं, उन वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो वो इस 7 जो है नंबर का जो मीन है उससे वो डेविएट नहीं कर रहे। डेविएट से मुराद है कि कोई चेंज नहीं आ रहा, वो 7 सेम है, यानी इनकी ऑटोमेटिक जो डेविएशन होगी वो क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे ज़ीरो होगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर ज़ीरो होगी, यानी ये देखिए क्या है कि मीन इसका 7 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वो ज़ीरो है, क्योंकि तमाम वैल्यूज़ एग्जैक्ट ओवरलैप कर रही हैं मीन के साथ, कोई भी उनमें कम नहीं है, कोई भी वैल्यू उसमें ज़्यादा नहीं है। जबकि हम 7 जो है यहाँ पर आए तो यहाँ पर देखते हैं कि कुछ वैल्यूज़ 7 से नीचे भी हैं, 6 है, कुछ वैल्यूज़ ग्रेटर भी हैं। तो इसका हमारे पास फिर क्या बनेगा, मीन वही 7 है मगर स्टैंडर्ड डेविएशन अब क्या है, 0.63, यानी 0.63 डेविएशन है अपवर्ड्स भी और डाउनवर्ड्स भी, ये सेम होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मीन वही 7 है मगर डेविएशन क्या है उसमें 4.04 है। अच्छा, ये डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या बताती है, अगर हम इस पर देखें तो ये हमें हमें एक्सटेंट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा बताती है। अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूँ, कोई भी ग्राफ है मेरे पास, अगर मैं ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करूँ तो ये मेरे पास लेट्स से कि मीन है, एक्स बार है, मीन है, तो इस साइड पे एक स्टैंडर्ड डेविएशन, इस साइड पे, और इस साइड पे सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ पे तो तकरीबन मिड में नहीं है, ये मिड में होना चाहिए यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा मिड में होना चाहिए ऐसे। तो फिर एक यहाँ पे वैल्यू और फिर यहाँ पे, तो कोई भी डाटा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, एक्स बार प्लस माइनस एस टी, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। जो हिस्टोग्राम का जो पूछा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा, तो हिस्टोग्राम भी जो है वो भी यही करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा है, ठीक है। एक्सटेंड ऑफ डाटा भी कहते हैं इसे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा भी है ये, कि डाटा जो है आपका वो कितना फैला हुआ है, यानी उसका एक्सटेंड क्या है। तो जो डाटा का एक्सटेंड है
कोई भी डाटा जो होता है उसका जो एक्सटेंड है वो +-3, यानी यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ये +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है 1, ये सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस ये थर्ड डेविएशन, मतलब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन का। जैसे यहाँ पे वैल्यू आई 6-3, तो हमने क्या करना होगा कि x बार प्लस और माइनस का मतलब ये है कि प्लस राइट साइड पे, माइनस लेफ्ट साइड पे। अगर प्लस करेंगे तो आप राइट साइड पे आगे बढ़ेंगे और माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आगे बढ़ेंगे। सो ये थोड़ा सा प्लस माइनस हमने अगर 0.63 किया तो हमारे पास ये फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये वाला एरिया आ जाएगा हमारे पास डाटा का, ये वाला। सेकंड करेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डाटा का जो है रिप्रेजेंटेशन है। थर्ड करेंगे तो ये तकरीबन होल 99% जो है वो डाटा जो है वो उसमें कवर हो जाता है। तो अगर सेकंड होगा तो +-2 इंटू 0.63, और इसी तरह से थर्ड होगा तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वो डिस्पर्स ऑफ डाटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा है, वो दिखाता है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करता है। जो हिस्टोग्राम का जो पूछा था, स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी यही है, उसकी डेफिनेशन यही है। अदरवाइज मैथमेटिकल थोड़ी सी इसकी और है, थोड़ा सा चेंज है उसमें। नेक्स्ट अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट चीज़ देखने के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है फिर स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर जो है ये डिफरेंट जो हमारे पास मीन्स हैं, डिफरेंट जो ग्रुप सैंपल्स होंगे, एक से ज़्यादा सैंपल भी हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी भी जगह से कुछ, बहुत सारे लेबॉरेटरी टेस्ट ऐसे हैं या बहुत सारे और मैथमेटिकल हमारे पास कैलकुलेशन ऐसी होती है जिसमें हम एक से ज़्यादा सैंपल्स लेते हैं किसी भी एक जगह से। जैसे ब्लड अगर हम लें तो ब्लड का भी एक से ज़्यादा सैंपल लेके और फिर उनको मुख्तलिफ जगह से लेके उनको फिर टेस्ट किया जाता है। तो उनको उसका फिर जो हमने ये देखना हो कि उसमें कोई भी, यानी जो वेरिएबिलिटी क्या है, वेरिएबिलिटी कितनी है, ज़्यादा है कम, अगर ज़्यादा होगी तो फिर हम उसे एक्सेप्टेबल उस तरह से नहीं होता, तो कम से कम होनी चाहिए। तो वो डिपेंड करती है, हमेशा याद रखें, वो डिपेंड करती है साइज़ ऑफ डाटा पे। साइज़ ऑफ डाटा क्या होगा, साइज़ ऑफ डाटा पे डिपेंड करेगी। ये हम इसका बहुत कम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो है हम जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसको हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जब हम जी टेस्ट या टी टेस्ट लगाते हैं तो उनमें हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे उसका रिलेशन लिखूँ इस साइड पे, तो अगर हमारे पास जी टेस्ट हो तो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे फार्मूला उसका है कि अगर आपसे ये डिवाइड बाय, फिर हमारे पास ये स्टैंडर्ड एरर होता है। हम यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर लिखते नहीं है, अक्सर स्टूडेंट्स को नज़र नहीं आएगा स्टैंडर्ड एरर यहाँ पे लिखा हुआ, मगर जो चीज़ लिखी होती है फार्मूला में वो यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर ही होता है। वो किस तरह से है कि हमारे पास म्यू म्यू रिप्रेजेंट करता है, ये जो दोनों सिंबल्स हैं ये भी आप देखेंगे इसमें डिवाइड बाय, फार्मूला आपको लिखा हुआ जो मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। ये जो है सैंपल, जो एक्स है वो सैंपल मीन को ज़ाहिर करता है, और जो म्यू एक्स बार है ये ज़ाहिर करता है, ये एक्स बार इसके सबस्क्रिप्ट में है, तो ये जो ज़ाहिर करता है ये इसके जो पॉपुलेशन है जहाँ से मीन, ये जहाँ सैंपल लिया गया था उसकी, उसके जो एस्टिमेटेड जो उसका जो मीन है उसको ज़ाहिर करता है। और एस स्टैंडर्ड डेविएशन है, एस डी भी से कह सकते हैं, और ये एन जो है सैंपल साइज़। तो इसी तरह से टी टेस्ट भी है, उसका भी फार्मूला हम जो है वो भी कुछ इस तरह से मिलता जुलता होता है, तो वो भी हम देखेंगे इसमें क्या है। तो नेक्स्ट फिर हमारे पास है रोल ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। अच्छा, आप लोग जो हैं वो अपने अपने नाम के साथ यस लिख के जो है वो सेंड कर, अपना नाम के रेग नंबर जो है वो लिख दें अपना, तो उसके साथ आप यस लिख के सेंड कर दें, ठीक है, अटेंडेंस के लिए चैट में। ठीक है, अभी काफ़ी टाइम है आपके पास, अभी आप कर दें।
वो मेरे पास रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके साथ हमारे पास अभी रोल ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या है कि आइडेंटिफाई, हम ये जो लोग हैं स्टैटिस्टिशियंस हैं वो क्या करते हैं कि उनका जो मेन रोल है वो है आइडेंटिफाई एंड डेवलप ट्रीटमेंट्स फॉर डिजीजेस एंड एस्टिमेट द इफेक्ट्स। कि आइडेंटिफाई कैसे हो सकता है हमारे पास, और डेवलप आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कोई भी डाटा लेके। हमें डाटा की सारी बात जो होगी यानी स्टैट्स में। अच्छा, लास्ट टाइम जिक्र किया था, किसी ने क्वेश्चन किया था मैथ्स और स्टैट्स में क्या फ़र्क है। और मैथ्स में हम जो देखते हैं कि अगर मैथ्स की हम बात करें तो अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में हम जो है वो इन डेफिनेशन हम इसे कह सकते हैं कि वेरियस वेरियस ways we can define something, डिफाइन कर सकते हैं उसे, उसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं और प्रूफ करने के लिए हम देख सकते हैं कि प्रूफ कर सकते हैं किसी भी स्टेटमेंट को। ये सारे जो डिफरेंट वेज हैं, ये एनी स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट को इसमें बाज़ दफ़ा हमें इससे क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने ज्योमेट्री जैसे होगी। ज्योमेट्री में हम किसी भी लाइन हो गई, ग्राफ लाइन हो गया, जैसे हम चार्ट्स की बात कर रहे थे। ग्राफ्स में लाइंस का, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ठीक है, डिफरेंट शेप्स जो हमारे पास होती हैं उनका हम जिक्र करते हैं। इस तरह से अलजबरा है, अलजबरा हम डिफरेंट जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं इसकी डेली लाइफ में, उनको हम इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर सॉल्व कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। इस तरह से हम फिर सेट्स डिफरेंस बनाते हैं। जैसे सेट्स की फॉर्म बात करें तो वो हम फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स जैसे होते हैं, सेट्स की बात करते हैं इसमें। और जबकि सिर्फ स्टैट्स में जो है, यानी मैथ्स में, अब वेरी मैथ की डेफिनेशन इतनी वाइड है कि उसमें अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हम इन जनरल में बात करें तो सिंपल हमें तो ये पता है कि जैसे हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, दैट्स अर्थमेटिक, तो वो करते हैं। तो स्टैट्स में सिर्फ सिर्फ क्या होगा कि इससे हमारा कंसर्न किसके साथ होगा, डाटा के साथ होगा। डाटा के साथ क्या कंसर्न होता है कि इसकी डाटा की सबसे पहले इसकी कलेक्शन, कलेक्शन के बाद इसकी सॉर्टिंग। अच्छा, सॉर्टिंग के बाद फिर इस पे कोई भी हमने जो भी इसकी हम इंटरप्रिटेशन होगी, कोई भी इंटरप्रिटेशन, और फिर इंटरप्रिटेशन के बाद लास्ट में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड रिप्रेजेंट, जैसे जिसमें वैसे ग्राफ के साथ रिप्रेजेंट किया वैसे कर सकते हैं, टेबल की फॉर्म में कर सकते हैं, किसी भी और शक्ल में से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज़्यादातर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है या फिर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होती है। और टेबुलर रिप्रेजेंटेशन सब क्या करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनको देखते हैं कि समराइज़ करके उसको रीड करने में और एनालिसिस करने में उसमें ईजी होता है। तो मैथ्स में मदर ऑफ साइंसेस है। मैथ्स में हम थिंक यू कैन डिफाइन, मैनिपुलेट एनी वेज, यानी वेरियस वेज जो है किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के, मैनिपुलेट करने के, प्रूव करने के, एनी स्टेटमेंट या कोई भी प्रॉब्लम। जैसे अब कैलकुलस है, हमारे पास कैलकुलस है, अलजेब्रा है, तो बहुत सी इसकी और मज़ीद जो है वो टाइप्स है, सब सब कैटेगरीज है इसमें।
तो स्टैटिस्टिशियंस क्या करते हैं कि वो आइडेंटिफाई करते हैं, डेवलप करते हैं ट्रीटमेंट्स ऑफ फॉर डिफरेंट डिजीजेस एंड एस्टिमेट देयर इफेक्ट्स। आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखिए डाटा जो है वो डाटा लेना पड़ेगा, डाटा लेके फिर उस पर काम करेंगे, कोई भी ऑपरेशन करवाएंगे मैथ्स का, मैथमेटिक्स का या स्टैटिस्टिक्स का, तो वहाँ से आपको मिलेगा उसका, फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो भी काज है उसकी और डिजीज़ की, और फिर उसको ट्रीटमेंट उसका जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। ट्रीटमेंट भी विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट जो हमारे पास प्रीवियस डाटा एक्सपेरिमेंट्स या मज़ीद आप डाटा कलेक्ट करके उसकी ट्रीटमेंट भी वहाँ से डिसाइड कर सकते हैं क्या हो सकती है। तो नेक्स्ट पे जो है आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर्स फॉर डिजीज़ के लिए जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो देखे जा सकते हैं कि डिजीज़ हो सकता है, कितने चांसेस हैं उसके, और किस कंडीशन में जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके होने के। डिज़ाइन किया जा सकता है मॉनिटर, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट रिजल्ट्स फॉर क्लिनिकल स्टडीज़। यानी पहली बात क्या थी, आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई डेवलप ट्रीटमेंट्स, फिर आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर्स जितने भी डिजीज़ के नहीं हैं वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, फिर लास्ट में क्या है हमारे पास, सब लास्ट बट नॉट लीस्ट ये क्या है कि डिज़ाइन, मॉनिटर करना, उसका एनालाइज, इंटरप्रेट करना, रिपोर्ट रिजल्ट्स फॉर द क्लिनिकल स्टडीज़ के लिए, फिर रिपोर्ट रिजल्ट्स जो है उनको एक ऐसी फॉर्म में रिपोर्ट करना कि उसको स्टडी करना, उसको रीड करना आसान हो, बनस्पत इसके कि डाटा आपके पास जम्बल्ड ऐसे मौजूद पड़ा हो, रॉ डाटा हो कि जिसमें आपको इवन कि आपको कोई भी वैल्यू तलाश करने के लिए, कोई भी चीज़ तलाश करने के लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर मूव करना पड़े, उसमें ढूंढना पड़े उसको। तो अगर उसे आप अरेंज कर देंगे, इवन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, जो भी फॉर्मेशन उसकी बन सकती है उसमें आप अरेंज करेंगे, तो वो आपके पास एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन होगी डाटा की कि जिसको आप किसी भी स्टडी में मज़ीद इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी स्टडी में उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, develop statistical methodologies to address questions arising from medical and public health data। और डाटा से बहुत से क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। डाटा से क्वेश्चंस कैसे अराइज हो सकते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये अराइज हो सकता है कि उसमें डाटा जो है वो कितना उसको मज़ीद नैरो डाउन किया जा सकता है, उसमें से गलतियाँ जो चांसेस हैं वो निकाली जा सकती हैं, जिसे हम बाद दफ़ा आउटलायर्स भी कहते हैं कि वो निकाले जा सकते हैं उससे। या मज़ीद जो डाटा आपके पास आ गया है उसके ऊपर मज़ीद कौन से टूल्स लगाए जाएँ कि जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल दो किस्म के ग्रुप्स हों, सैंपल्स हों, तो उस पे हमने उनको टेस्ट करना हो या उस पे मज़ीद उन पे कंपैरिज़न करना हो, तो उसके लिए हम फिर पेयर टी टेस्ट लगा सकते हैं। विल्कॉक्सन जो रैंक टेस्ट है, साइन टेस्ट है, वो लगा सकते हैं, या मैनविटनी टेस्ट है वो लगा सकते हैं। मतलब ऐसे टेस्ट हैं जो फिर उसमें डिसाइड करना कि कौन सी मेथोडोलॉजी इसमें जो है वो अडॉप्ट की जाए और किस तरह से की जाए, क्या कंडीशंस में हो सकती हैं उसकी। इसके बाद लोकेट, डिफाइन एंड मेजर एक्सटेंट ऑफ डिजीज़। एक्सटेंट जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्पर्शन ऑफ डाटा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो डिस्पर्शन ऑफ डाटा है, या फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा उसकी खास तरीका है उसका, या फिर जैसे वो हम हिस्टोग्राम की बात की कि वो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा है, वो भी एक एक्सटेंट ऑफ डाटा आपको देता है। तो वहाँ से आप ये देख सकते हैं कि डिजीज़ जो हैं वो कितना एक्सटेंड उसका क्या है, कि वो कितने जो है वो कहाँ से कहाँ तक जो है वो मेजर ऑफ एक्सटेंड ऑफ डाटा, कि वो डाटा डिजीज़ जो है वो कितना फैला हुआ है, ये कितने उसकी जो है लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू, यानी किस कैटेगरी तक, किस डिग्रीज तक वो मूव हुआ हुआ है, गया हुआ, इंक्रीज़ कितना हुआ हुआ। तो इसके साथ आप फिर हम देख सकते हैं कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फिर हमारे पास क्या होंगे, इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। सबसे बड़ा जो इसका सबसे बड़ा जो हमारे पास जो फैक्टर है जिस पे काम होता है, वो सबसे बड़ा ये है कि ये जो हमारे पास है, इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी। मेन टारगेट ये है। उस तमाम टारगेट के पीछे हमने जो काम किया, सारा जो डाटा कलेक्ट करके वो किया, तो ये जो इम्प्रूवमेंट है सबके सब किसके लिए है कि पब्लिक जो हेल्थ है, या हेल्थ, पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी, जो पब्लिक और कम्युनिटी हेल्थ है उस पर काम करने के लिए। अच्छा, आप लोग अभी 30 मैसेजेस मेरे आए हैं, ठीक है, और अब 34 अभी क्लास में मौजूद हैं। जिन्होंने नहीं किए, जो लोग सोए हुए हैं, 34 लोग अभी हैं क्लास में एडमिटेड हैं, मगर
30 मैसेज इसमें जाएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं स्कोप ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। उसी के साथ जो हमने पहले रीड की जो चीज़ के क्या क्या काम करते हैं उसमें, डाटा कैसे कलेक्ट करना, और फिर तो उसके साथ कुछ मिलते जुलता है, मगर ये ओवरऑल उसका व्यू है कि स्कोप क्या है बायोस्टैटिस्टिक्स का, कि रिसर्च स्टार्ट्स फ्रॉम प्रॉब्लम, यू हैव टू फाइंड आउट अ प्रॉब्लम फ्रॉम सराउंडिंग टू इन्वेस्टिगेट। सराउंडिंग से आप कर लें, या जो भी आप ऐसे सराउंडिंग से मुराद ये कि ऐसे अप्रोचेबल हो, कि ईजी अप्रोचेबल हो, कि जहाँ से आप उसको डाटा कलेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो जाके, तो वहाँ से ईजी हो जाएगा। अदरवाइज़ आजकल ग्लोबल विलेज है, इंटरनेट से भी डाटा बहुत सारा ऐसी चीज़ें दी जा सकती हैं जो भी। तो इससे प्रॉब्लम हमारे पास जो है वो कोई भी प्रॉब्लम से मुराद ये है कि कोई भी इशू जो है, जैसे आजकल कोविड का इशू है, तो उसके हवाले से आप देख सकते हैं कि डाटा कलेक्ट करके तो आप उसके वो आप उसे हम कंसीडर कर सकते हैं कि प्रॉब्लम है, और उसके हवाले से फिर हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि हम क्या इन्वेस्टिगेट क्या करेंगे। वी हैव टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट और कलेक्ट डाटा अबाउट द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम के बाद सबसे पहले हम क्या होता है कि वही डाटा कलेक्ट होता है, और एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा सकते हैं, या डाटा अगर मौजूद है तो डाटा भी किया जा सकता है। इसके साथ कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट और कलेक्ट डाटा, और वी आवर पर्पज इज टू कंक्लूड समथिंग फ्रॉम इट। यानी ये तो एक सिंपल सी बात है कि आप डाटा जब कलेक्ट करते हैं तो उसमें आप क्या करना चाह रहे हैं कि हम उसमें से कुछ ना कुछ वैल्यूज़ निकाल के ये देखेंगे, कंक्लूड करेंगे, यानी हमारा टारगेट क्या होगा, कोई ना कोई कंक्लूजन हम उस हवाले से करना चाहते हैं। फिर है टू ऑर्गेनाइज आवर डाटा और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एंड टू रीच अ कंक्लूजन। जितना भी आपके पास एक्सपेरिमेंट डाटा था उसको आप ऑर्गेनाइज कर लेते हो, ठीक है। पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं आप ऐसे ही बगैर अरेंज किए हुए लिखते रहते हैं, करते रहते हैं। फिर आप जितना भी डाटा आपके पास आ जाता है एक्सपेरिमेंट्स का, और रिजल्ट्स जो आ जाते हैं, उनको फिर आप तरतीब देकर कंक्लूजन, एक ओवरऑल कंक्लूजन जो है उसका फिर लिखा जाता है। We need statistics, which is in the case of biological data, और it is biostatistics। यानी ये डेफिनेशन भी है इसकी, ठीक है, कि विच इज़ इन द केस ऑफ बायो, जो डाटा आपके पास जो स्टेटिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो इस केस में हमारे पास जो हम बात कर रहे हैं इसकी बायोलॉजिकल डाटा की, तो अगर बायोलॉजिकल डाटा की बात कर रहे हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा, बायोस्टैटिस्टिक्स कहलाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ बायोस्टैटिस्टिकल मेथड्स इज रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च की पब्लिकेशंस के लिए हमारे पास ये फिर नीड है कि आपको जो डाटा है उसको एनालाइज करना आता हो, डाटा कलेक्ट करें, और सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, ताकि आपकी जो भी रिसर्च है उसको, उसकी जो पब्लिकेशन, जो रिसर्च आपने की है, अगर वो बर्थ पब्लिकेशन है तो उसकी बेस पे उसकी बिहाइंड सारे जो है ये बायोस्टैटिस्टिक्स जो है, ये बायोस्टैटिस्टिकल डाटा जो है वो इन्वॉल्व होता है। फिर हम देखते हैं कि इसकी जो स्कोप है, अगर हम देखें इन फार्माकोलॉजी, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले सॉरी, टू फाइंड द एक्शन ऑफ ड्रग। ड्रग का एक्शन जो है, a drug is given to animals or humans to see whether the changes produced are due to drug or by chance। कि जो ड्रग्स आप दे रहे हैं उनके देखने के लिए कि वो जो भी उसमें चेंज आ रहा है वो किस वजह से है, कि ड्रग की वजह से है या बाय चांस से किसी और, तो वो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद फिर आपसे जज कर सकते हैं कि वो क्या किस वजह से है। सबसे पहला ये हो गया एक्शन ऑफ ड्रग। नंबर टू, to compare the action of two drugs, different drugs, or two successive dosage of the same drug। यानी एक ही ड्रग की सक्सेसिव, यानी एक के बाद दूसरी डोज जो है अब जो देते जा रहे हैं मरीज को, तो उसको जज करना, उसको चेक, उसको कंपेयर करना, या फिर दो डिफरेंट डोजेस देकर, दो डिफरेंट मेडिसिन देकर उसको चेक करना, वो भी है इसमें फार्माकोलॉजी में या फार्मास्यूटिकल साइंस में। टू फाइंड द रिलेटिव पोटेंसी ऑफ अ न्यू ड्रग,
विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ड्रग। पोटेंसी क्या है कि उसका जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो हमें चाहिए उसकी क्या उसका रेट है, किस किस्म के वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हमें दे रही है या नहीं दे रही, तो वो उसकी फाइंड द। ये अयाज साहब अभी आ रहे हैं, अभी तो ख़त्म होने वाली क्लास में। तो रिलेटिव पोटेंसी ऑफ अ न्यू ड्रग विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड ड्रग। तो जो स्टैंडर्ड ड्रग से मुराद है कि ड्रग पहले चली आ रही थी, जो पहले यूज़ हो रही थी, और जो अब नई ड्रग जो है उन दोनों की कंपैरिजन जो है वो देखने के लिए, तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। और अभी लास्ट 10 मिनट्स रह गए, ठीक है। मेडिसिन में मेडिसिन में हम क्या करते हैं, उसका एफिकेसी फाइंड करते हैं। ये क्या है कि एबिलिटी है किसी भी ड्रग की टू प्रोड्यूस द desired results of a particular drug, operations or लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होती है कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कह लें कि हमारे पास एक के बाद दूसरी ट्रीटमेंट, यानी आफ्टर फर्स्ट ट्रीटमेंट देन मूविंग टू द नेक्स्ट ट्रीटमेंट, और ये एक प्लान पूरा एक तैयार हो गया, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये है। यानी हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पहले जो है वो उसकी कीमोथेरेपी करनी है, लेट से, अगर मैं सर लेट से कलर चेंज कर लेता हूँ, है अगर हम कीमो करते हैं, फिर फर्स्ट करें हम रेडिएशन करते हैं, रेडियोथेरेपी करते हैं, और फिर लास्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल हम सर्जरी करते हैं या कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो ये एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, ये आगे पीछे हो सकती है, जैसे भी वो डॉक्टर सजेस्ट करें जो भी सिलसिला। फॉर दिस द परसेंटेज कर्व्ड relieved or died in the experiment and control group। कंट्रोल ग्रुप्स क्या हैं? कंट्रोल ग्रुप्स जो हैं वो अगर हम देखें तो कंट्रोल ग्रुप्स हैं, एक स्टैंडर्ड ग्रुप इसे कह सकते हैं हम, स्टैंडर्ड ग्रुप इसे हम कह सकते हैं। स्टैंडर्ड ग्रुप क्या होगा कि स्टैंडर्ड ग्रुप एक ग्रुप जो है उसके रिजल्ट्स हमें पता है, फॉर विच स्टैंडर्ड ग्रुप है, फॉर विच वी नो द रिजल्ट्स ऑफ अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट उसके में रिजल्ट्स पहले से मौजूद हैं उसके, और हमने अब उसके रिजल्ट्स को दूसरा कोई भी हम ग्रुप लेते हैं, उसके ऊपर हम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करते हैं, डिफरेंट उसका मतलब डोजेज देते हैं, कोई भी ड्रग उसे उन्हें दे रहे हैं, उसका फिर हम जो रिजल्ट्स आते हैं उस एक्सपेरिमेंट के, तो उनको हम फिर कंपेयर करेंगे इस कंट्रोल ग्रुप स्टैंडर्ड ग्रुप के साथ। यही है कि इस कंपेयर्ड एंड डिफरेंस ड्यू टू चेंज और अदरवाइज इज फाउंड बाय अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। अब यहाँ पर हम उसे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो हैं उन्हें अप्लाई करके वहाँ से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्लिनिकल स्टडी। क्लिनिकल स्टडी इन जनरल क्या होती है कि क्लिनिकल स्टडी इन्वॉल्व्स, इनसे हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन करें क्लिनिकल स्टडी की तो क्या है कि इट इन्वॉल्व्स ह्यूमंस और कोई भी लिविंग जो हमारे पास वो है ह्यूमंस,
ह्यूमन ह्यूमन वॉलंटियर्स। और इसकी दो टाइप्स होती हैं, दो इसके स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं कि आपने ट्रायल देना होता है कोई भी मेडिसिन का जनरल, और फिर सेकंड स्टेप में आप क्या करते हैं, उसके ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, ऑब्जर्वेशंस। तो इसमें हमारे पास क्या, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेडिकल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। कोई भी डिजीज़ है उसमें किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन की जाती है क्लिनिकल स्टडी में। उसके बाद है प्लानिंग एंड कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल स्टडी, कि जो स्टडी जो जिस डिज़ीज़ के बारे में आप कर रहे हैं उसको किस तरह से प्लान किया जाए, कितने लोग हों, कितना सैंपल लिया जाए, और फिर किस तरह से उनको आइसोलेट करके या फिर ग्रुप में रख के किस तरह से स्टडी उनके पास एक्सपेरिमेंट्स किए जाएँ। नेक्स्ट है फिर एवेलुएटिंग द मेरिट्स ऑफ डिफरेंट प्रोसीजर्स, और डिफरेंट प्रोसीजर्स जो आप अडॉप्ट करना चाह रहे हैं उनको फिर टेस्ट करना, खुद से देखना कि उनके मेरिट्स क्या हैं, कि क्या, क्योंकि ये आप ह्यूमंस पे इसके एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो उसको देखना कि वो उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, कि क्या बेनिफिट्स उसके हो सकते हैं और कितने ज़्यादा उसके डीमेरिट्स हैं। इन प्रोवाइडिंग मेथड्स फॉर डेफिनेशंस ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, और फिर नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मलिटी के बीच में ये रिलेट करता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेरिमेंट्स।